हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होगी और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग केमिस्ट्री कर रहे थे। केमिस्ट्री के बिल्कुल लास्ट स्टेज में, कह सकते हैं कि लास्ट चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं। लास्ट चैप्टर इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि अब इसके बाद में कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कुछ छूटा है तो मैं इसी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपको इसी में कवर करा दूंगा। ठीक है। हम लोग पिछली क्लास में इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, वो कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ा था। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड देखा था। कौन सा चैप्टर था? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक के चैप्टर था, इसको हम लोग ने पढ़ा था। और इस चैप्टर में हम लोग ने देखा था सबसे पहले कि कार्बन जो है, कार्बन उसके जो एलोट्रोप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट है। एलोट्रोप्स तो बहुत होते हैं, तो हम लोग ने देखा था बेसिकली 4 एलोट्रोप्स एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं। जैसे एलोट्रोप माने अपरूप, ठीक है, जैसे डायमंड हो गया, जैसे ग्रेफाइट हो गया, जैसे ग्रेफीन हो गया, जैसे फुलरीन हो गया। डायमंड को हम लोग ने देखा था कि डायमंड जो है नेचुरल तरीके से बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट जो नेचुरल तरीके से होता है वो कौन सा होता है? डायमंड होता है। क्यों हार्डेस्ट होता है वो हम लोग ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद में फिर देखा था डायमंड के यूसेज क्या हैं, और डायमंड जो है उसका जैसे जो स्टोन की कटिंग है या ग्लास की कटिंग है उसमें कौन सा डायमंड इस्तेमाल होता है, वो नेचुरल वाला होता है या आर्टिफिशियल वाला होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने देखा था स्टोन कटिंग में आर्टिफिशियल वाला डायमंड जो है कार्बोरेंडम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार से फिर हम लोग ने ग्रेफाइट के बारे में देखा। ग्रेफाइट देखा कि ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट एक सॉफ्ट है, ठीक है, डायमंड से ये सॉफ्ट है, ये अपरूप है, ये सॉफ्ट है, लेकिन इसका जो मेन जो काम होता है वो एज अ लुब्रिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ना क्या होता है, बहुत चिकनी होती है। चिकनी होने की वजह से इसको हम लोग एज अ लुब्रिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पेंसिल में पेंसिल की जो नोक होती है, ठीक है, वो काहे की होती है? ग्रेफाइट की होती है। क्लियर है। उसके बाद में फिर ऐसे ही हम लोग ने ग्रेफीन और ऐसे ही हम लोग ने फुलरीन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना, ठीक है, आपको उम्मीद मैं करूँगा कि आपको समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, कार्बन में आपने इतनी चीज़ें पढ़ी। अच्छा, आपने देखा होगा कार्बन में एक होता है जैसे C1 होता है ना, C1 होता है ना, C2 होता है, ऐसे C3 होता है, C4 होता है ना, C5 बॉन्डिंग होता है ना, कितने कार्बन का आइटम, ऐसे C6 होता है, C7 होता है, C8 होगा और C9 अगर होगा और C10 होगा तो उसको क्या है ना, क्या बोलते हैं? देखो C1 माने क्या? जैसे मिथ है ना, C1 मिथ, एल लगा दो तो क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्लियर है। वैसे ही C2 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग इथ बोलेंगे। एल लगा दो तो क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। अगर इसको क्या 3 को क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे प्रोप बोलेंगे। एल लगा दो प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे ही 4 हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूट। ठीक है, ए लगा दो तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक, इतने तो चलो खैर ये कार्बन के ही प्रॉपर्टी से आपको ये अलग हो जाते हैं ना, मिथ हो गया, इथ हो गया, प्रोप हो गया, ब्यूट हो गया। ठीक है, लेकिन इसके आगे ये जो है 5 से लेकर 10 तक ये बिल्कुल उसी प्रकार से हैं। अगर आपने मैथ्स कभी पढ़ी है तो मैथ्स में ज्योमेट्री में जो इंक्लोज्ड फिगर होते हैं, जो 3 साइड का इंक्लोज्ड फिगर, इंक्लोज्ड माने तीन साइड का, और वो तीनों साइड से बंद हो, जैसे क्या है, जैसे मान लो ये क्या है? ट्रायंगल है। ये क्या है? ये क्या है? 3, देखो 3 क्या है? 3 रेखाएं हैं, लाइन है और 3 एंगल बनेंगे। तो कितनी रेखाएं इसमें? 3 है ना, तो क्या बोलते हैं उसको? ट्राई। 3 है तो इस वजह से हम लोग ट्राई बोल दिए। ठीक, अगर यही चीज़ 4 हो तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? क्वाड बोलेंगे, है ना, क्वाड बोलेंगे। अगर यही चीज़ 5 हो, है ना, 5 हो तो इसी को हम लोग, जैसे यहाँ 5 तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंटा। ठीक है, पेंटा।
ठीक, उसके बाद में फिर इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सा, ठीक है, हेक्सा। इसको बोलेंगे हेप्टा, हेप्टा 7 जहाँ पर होता है उसको हम लोग हेप्टा बोलते हैं, ठीक है। और 8 जहाँ पर होगा उसको हम लोग ऑक्टा बोलते हैं, ठीक है। 9 हो गया उसको हम लोग नोना बोलते हैं, और 10 हो गया इसको हम लोग डेका बोलते हैं। समझ में आया? 10 का हम लोग डेका बोलते हैं, चाहे वो ये वाले फिगर हों, ये वाले होंगे तो जैसे इसमें क्वाड्र हो गया, है ना। 5 साइड का होगा उसको हम लोग पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड का होगा हेक्सागन, 7 साइड का हेप्टागन, 8 साइड का ऑक्टागन, 9 साइड का नोनागन, 10 साइड का डेकागन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो प्रीफिक्स होते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ कॉमन है, इसी वजह से मैंने इसको लिंक करके आपको बताया। क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग जो है, अब हम लोग इसको एक एक को समझते हैं, एक एक को क्या बेसिकली यहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे C1 जैसे मिथ है, तो मीथेन जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, कौन? मीथेन। मीथेन जो है, मीथेन इंपॉर्टेंट बन जाता है, मीथेन, ठीक है। मीथेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि मीथेन से क्वेश्चन खूब बनते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, जो हम यहाँ पर लिखाने जा रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा। मीथेन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत आराम से समझना, मैं लिखा तो रहा ही हूँ, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी बातें समझना, ठीक है। देखो, जैसे मीथेन जो होती है, सबसे पहली बात जो हमारा प्लैनेट मार्स है, कौन सा? मार्स, ठीक है, मार्स है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है ना, मार्स होता है ना, मार्स प्लैनेट, मंगल। तो मार्स में सबसे ज़्यादा गैस जो प्रेजेंट है वो कौन सी होती है? मीथेन होती है। इसी वजह से इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। कौन सी गैस को? मीथेन को क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है, क्योंकि मार्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। अच्छा, एक और चीज़ इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है मार्सी या मार्स गैस, ठीक है। दोनों में स्पेलिंग अलग है, ठीक है। मार्सी या मार्स गैस कहा जाता है। ये इस मार्स का क्या मतलब होता है? इस मार्स का मतलब होता है कीचड़। क्या मतलब होता है? कीचड़। आपने देखा होगा जब कीचड़ हो जाता है, ठीक है, पानी वानी बरसेगा, ठीक है, तो मिट्टी उट्टी है तो गीली होने के बाद में कीचड़ हो जाता है। जब कीचड़ होने के बाद में कुछ दिनों के बाद में जब थोड़ा धूप पड़ी, आपने देखा होगा कि उस कीचड़ में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और छेद से बबल्स निकल रहे होते हैं, है ना। बबल्स नहीं होते, वो बबल्स के साथ में कौन सी गैस निकलती है? वो मीथेन होती है। समझ में आया? वो कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। इसी वजह से इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद में देखा जाए, इसको बायोगैस भी कहा जाता है, बायोगैस, या हम लोग कह सकते हैं गोबर गैस, ठीक है, गोबर गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस या गोबर गैस भी इसको कहा जाता है। क्लियर है? मार्स गैस या गोबर गैस भी इसको कहा जाता है, ठीक। देखो, पहली बात तो बायोगैस मतलब क्या? बायोलॉजिकली मतलब नेचुरल तरीके से आई है, ठीक है। या गोबर जो है, गोबर क्या है? नेचुरल तरीके से होता है। तो गोबर जो होता है, गोबर के जो फ्रेश गोबर होता है, आप इतना समझ लीजिए, फ्रेश गोबर के अंदर मीथेन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी भी मीथेन होगी। कितनी? 75% अराउंड जो है, 75% जो है इसमें मीथेन पाई जाती है। आप समझ लो, ठीक है, इतनी ज़्यादा। किसमें? फ्रेश गोबर में, फ्रेश में, ठीक है। चलो, उसके बाद में क्या होता है? और फ्रेश के बाद में जैसे जैसे उसकी जो है वो इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है। क्लियर है? फिर इन्वायरमेंट में मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है? ये हो गया। फिर उसके बाद में इसको हम लोग फील्ड गैस कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फील्ड गैस कहा जाता है। जो मैदान होते हैं, ठीक है, खुले मैदान होते हैं, उसमें भी जो है ये पाई जाती है, ठीक है। कौन सी गैस? मीथेन। इसी वजह से इसको फील्ड गैस भी कहा जाता है। इसको हम लोग पैडी गैस भी कहते हैं, पैडी गैस, ठीक है, पैडी गैस। पैडी माने धान, पैडी माने क्या होता है? धान होता है। तो धान, जहाँ धान की खेती जब होती है तो धान के खेतों में भी ये गैस पाई जाती है। इसी वजह से धान के खेतों में जब इसका कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से धान के खेतों में बहुत से वर्कर या किसान जो काम करते हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी पैडी में भी क्या होता है? ये मीथेन की कंटेंट होता है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद में इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग गैस कहते हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग गैस। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग में
भी ये गैस मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है, ये गैस मुख्यतः पाई जाती है ग्लोबल वार्मिंग में। ठीक है, अभी ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस भी इसको कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस भी इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस जो होता है, हरित गृह प्रभाव जो होता है, उसमें भी जो है ये गैस पाई जाती है। मुख्यतः तो नहीं होती, मुख्यतः तो CO2 होती है, लेकिन जो है इसका भी कंटेंट होता है। क्लियर है। उसके बाद में अगर हम देखें ग्रीन हाउस के बाद में, ये इसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस माने प्राकृतिक गैस, कौन सी? जैसे CNG, जैसे क्या? CNG। ठीक है, जैसे CNG हो गया, है ना। तो ये बहुत सारे नाम हम लोग ने लिखे, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समझ लीजिए आपको 8 तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गए, और घुमा घुमा के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। क्लियर है। तो ये ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ इनमें से किसको मार्स गैस कहा जाता है? कौन सा मार्स गैस? ये वाला, सेकंड वाला। इनमें से किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है, या इसमें प्रोपेन को कहा जाता है, या ब्यूटेन को कहा जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है? बस अब यहीं पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे। अब इनमें से क्या होता है, सबके बारे में हम लोग ने पढ़ा। हम लोग ने ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस नहीं पढ़ा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मालूम भी होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव। ठीक है, देखो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा, मतलब जैसे पृथ्वी में कैसे हो रहा है वो थोड़ा बताते हैं। देखो जैसे मान लो क्या है, ये हमारी धरती है। ठीक है, ये हमारी धरती है, जिसको हम लोग क्या है, इसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, धरती कहते हैं या लिथोस्फीयर कहते हैं। ये हमारी क्या है, मान लो ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन लेयर है। ठीक है, और ये हमारा सूरज है। ठीक है, ये हमारा सूरज। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, होता क्या है, अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारी गैसेस हैं, है ना, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारी इसमें गैसेस है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कर लें, बहुत ज़्यादा बना दिया। ठीक है, ये क्या है, इसमें गैसेस हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, जब सूरज की किरण, जब ये सन है, ये सन है, जब सूरज की किरण इसमें आती हैं, धरती में जब टकराएंगी। ठीक है, धरती में क्या होगा, ये सूरज की किरण टकराएंगी, तो क्या होगा, टकराने के बाद में धरती क्या करेगी, इसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगी। मान लो मैं परसेंटेज के हिसाब से ले रहा हूँ, मान लो यहाँ पर 100% ये सूरज की किरणें आई। ठीक है, धरती ने क्या किया, इसको 40% जो है एब्जॉर्ब कर लिया, 40% एब्जॉर्ब कर लिया। फिर क्या हुआ, बचा 60%। तो 60% क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा कि यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इन सूरज की किरणें जो वापस जा रही थी तो इनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब करेगी, ये CO2 है ना, ये CO2 है, ये CO2 है, ये CO2 है। ऐसे करके क्या करेगी, ये CO2 क्या करेगी, इसको मान लो 20% कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, तो बचा कितना, अब 40% बचा। ठीक, तो ये 60 हो गया ना टोटल, और 40% क्या हो गया, ये वापस चला गया। ठीक, 40% वापस चला गया। समझ में आया, क्लियर है, पक्का। तो ये तो होती है नॉर्मल कंडीशन। ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन होती है और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे यहाँ, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, ये वाला कंसेप्ट नहीं होगा कि जैसे सूरज की किरणें आई, धरती ने कुछ एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद में बाकी किरणें वापस चली गई पूरी, CO2 ने कोई एब्जॉर्ब नहीं किया, तो क्या होगा, हमारा जो वो है वातावरण है ये बहुत ठंडा हो जाएगा। समझ में आया, तो बहुत ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो होता है ये बहुत अच्छा होता है।
लेकिन अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो ये होता है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारी एक्टिविटीज़ जो एडवर्स एक्टिविटी होने की वजह से क्या हो रहा है कि वातावरण के अंदर ये CO2 की मात्रा ज़्यादा हो रही है। ये CO2 की मात्रा क्या हो रही है? ये ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जब ये 40% एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद में जैसे ही ये वापस जाती हैं तो CO2 मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करती हैं? सूर्य की किरणों को वापस जाने से रोकेंगी और ये अपने आप में सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करेंगी और एब्जॉर्ब करने के बाद में मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेंगी। मान लो क्या है, 40% एब्जॉर्ब कर लिया तो बचे कितनी? सिर्फ 20% जो है ये वापस जा पाएंगी और 40% जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अच्छा, आप समझ लो 40% एब्जॉर्ब, पहले कितने होनी चाहिए? कितनी? 20%, लेकिन हो गई कितना? 40% ये एब्जॉर्ब कर लिया। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारा वातावरण क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। वातावरण क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और यही गर्म होने की वजह से जो है इसका इफेक्ट का क्या कहलाएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव कहलाएगा। समझ में आया? ये हो गया हमारा टेक्निकल भाषा में। ठीक है, हम एक लाइव एग्जांपल दे रहे हैं, उसको समझिएगा। ठीक है, आपने देखा होगा, आप कभी भी कार से जाओ, गर्मियों जैसे गर्मी चल रही है, ठीक है, आप कभी कार से गए होगे, मान लो आप काफ़ी धूप है, ठीक है, दोपहर में 1-2 बजे गए और मान लो कोई काम से गए तो अब वहाँ कोई शेड वेड थी नहीं, तो आपने गाड़ी खड़ी की और आप चले गए काम से। ठीक है, मान लो बैंक गए, काम से चले गए। आप वहाँ से जब आप 1-2 घंटे बाद जब आओगे तो जैसे ही आप दरवाज़ा खोल के अंदर जाओगे तो बहुत ज़्यादा कार जो है क्या होगी? बहुत ज़्यादा अंदर गर्म हो जाएगी। गर्म क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसके अंदर भी क्या प्रोसेस हो गया है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रोसेस हो गया है। क्या हुआ है कि सूरज की किरणें जो आई हैं तो वो क्या हुआ है? अंदर तो चली गई, अंदर चली तो गई, लेकिन अंदर क्या हुआ? अंदर से वो बाहर नहीं आ पाई। तो बाहर का एटमॉस्फेयर, बाहर का तापमान और कार के अंदर का तापमान में बहुत अंतर हो जाता है, बहुत गर्म हो जाती है कार। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है? एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो जाता है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, इसमें कौन कौन सी गैसें जो है काम करती हैं? इसमें मुख्यतः जो होती है, सबसे मेन जो होती है वो CO2 होती है। ठीक है, मीथेन होती है CH4 होती है। ठीक है, मीथेन होगी। ठीक, और ऐसे करके इसमें जो सबसे मुख्य होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? पक्का? अब देखो, अब हम लोग समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग यही ग्रीन हाउस गैस जो होता है, यही जब लार्ज स्केल में जब हो जाएगा तो इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह देते हैं। जैसे जब हमारे जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना, ठीक है, जैसे पहाड़ों में है ना, पर्वतों में क्या होता है? बर्फ़ का पिघलना हो जाए, है ना, नदियाँ सूखने लगे, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, नदियाँ इवेपोरेट होने लगे और सागर में जो है कमी आ जाए, उसमें उसका तापमान एकदम से बढ़ जाए, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जो है इसका इफेक्ट देखने को मिल जाए, किसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल जाए, तो उस अवस्था में क्या होता है? ब्रह्मांड एज अ होल क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समझ में? क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग में इसकी जो मुख्य गैसें हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में जो है बहुत ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके बारे में
हाँ, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, अभी हम बता रहे थे कि जो यही ग्रीन हाउस गैस जो होता है, जब इसका एडवर्स इफेक्ट लार्ज स्केल में पूरे ब्रह्मांड में जब इसका प्रभाव देखा जाता है, तो उसी अवस्था को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत ही एडवर्स कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ये ग्लोबल वार्मिंग अगर रही तो क्या हो जाएगा कि पूरे ब्रह्मांड में जो है इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि 1980s में करीब 5 साल 1980s में करीब 5 साल जो है ये इफ़ेक्ट देखने को मिला था। और इसकी वजह से क्या हुआ था, एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसको हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं उस मीटिंग को। और ये क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा जो एक मीटिंग बुलाई गई थी, और इस मीटिंग में सारे देश जो है, काफ़ी देश जो है इसमें क्या हुए थे, सम्मिलित हुए थे। और इन्होंने मिल के एक प्रण लिया था कि अब हम लोग पर्यावरण अगर नहीं बचाएं तो क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट बहुत एडवर्स होने वाला है। इस वजह से अब हम लोग जनता को और पब्लिक को जागरूक करने के लिए अब हम लोग जो है 5 जून को हर वर्ष क्या बनाएंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट डे हमेशा मनाया जाएगा। ठीक है, कब मनाया जाएगा? 5 जून को हर वर्ष अब बनाया जाएगा। ठीक है, तो आज भी आप देखो 5 जून जो है जब आता है तो एनवायरनमेंट डे सब लोग चिल्लाया करते हैं, है ना, कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है क्या है, इसके बारे में सब एकदम से जो है उसी दिन जो है सब पेड़ लगाने शुरू कर देंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मेरा मानना है कि एक दिन से, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा बहुत एडवर्स लगेगी लोगों को। ठीक है, फादर्स डे आएगा, मैंने एक चीज़ नोटिस करा, आप लोग ने सब नोटिस की होगी, फादर्स डे आएगा तो सब फादर की जो है वो फ़ोटो लगाना स्टार्ट कर देंगे सोशल मीडिया में। उससे थोड़ी कुछ होता है? ये कौन सी नौटंकी है? रोज़ तो तुम भैया, आप रोज़ अपने माँ बाप से उनके पास बैठो, उनसे बात करो, ठीक है, उनके बारे में उनके हालचाल लो, है ना। तो वो रोज़ डेली अगर आप कर रहे हो तो वो फादर्स डे की नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप फादर्स डे वाले दिन या मदर्स डे वाले दिन भैया देखते जितना सब मतलब हैप्पी मदर्स डे ये वो ऐसे बात नहीं करेंगे, हैं। पापा ऊपर तो बेटा नीचे, पापा बाहर तो बेटा अंदर, हैं। कटे घूमेंगे, हैं। पापा कहीं देख ना लें, पूछ ना लें भैया कहाँ थे तुम, हैं, तुम तो गए थे कोचिंग गए थे कि कहीं और गए थे। हमको सूत्रों के द्वारा मालूम चला है कि पता चला तुम कहीं और ही घूम रहे थे किसी और के साथ, है ना। तो ऐसी कंडीशन ना लाया करो, समझ लो। अब 5 जून आएगा तो सब पेड़ लगाना शुरू हो गए, हैं। अब कुछ लगा रहे हैं, कुछ फ़ोटो के लिए लगा रहे हैं, है ना। मतलब फ़ोटो पता चला पेड़ लगाई है, उससे के पास चलेगा, इससे करके फ़ोटो खिंचा लिए, दिखा दें कि हाँ पेड़ लगा दिए, हैं। उससे क्या होगा, हैं। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि सब लोग अपने अपने बर्थडे पर, ठीक है, अपने अपने बर्थडे पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। ठीक, कोई भी पेड़ है, कोई भी पेड़ लगा लीजिए, ठीक है, चाहे आपको जो भी पसंद हो वो पेड़ लगाइए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका पता है बर्थडे जब होता है तो आप उसके दिन जो है यादगार भी हो जाएगा, है ना। और एनवायरनमेंट के प्रति जो है, अभी देखो एनवायरनमेंट, अभी ये जो पेड़ वाली बात है, जब मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता था तब भी मैं ये बात कहता था, ठीक है, तब भी मैं ये बात कहता था कि पेड़ लगाइए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसके पहले अब क्या हुआ, कोविड आया, ठीक है। अब कोविड में ऑक्सीजन की सबको समझ में आई होगी कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कितनी यूज़फुल है। इस ऑक्सीजन की वजह से क्या क्या हो गया है किसी से छुपा नहीं है, समझ रहे हो। तो इस वजह से सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग जो है पेड़ लगाइए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, हम ये नहीं कहते कि आप रोज़ डेली हर महीने लगाओ, ठीक है, नहीं आप हमेशा लगाते हो तो कम से कम आप कोशिश करिए कि आप अपने बर्थडे पर, ठीक, सब लोग अपने फैमिली में जो भी है, मान लो पिताजी का बर्थडे है, उनके नाम से आप एक पेड़ लगाओ, माता जी का है तो उनके नाम से लगाओ, अपना है बर्थडे तो आप अपने नाम से एक पेड़ लगाओ, ठीक है। ऐसे करके आप लगाओगे, अगर 4 मेंबर हैं तो साल में आपने 4 पेड़ लगा दिए। सोचो, आप कल्पना करो, आप जब ये पेड़ 8-10 साल बाद में जब ये पेड़ जो बड़ा होगा ना,
अब आपको देख के उस पेड़ को इतनी खुशी मिलेगी, है ना, कि वो बता नहीं सकता। मैं लगाता हूँ मेरे घर के ही सामने ही मैंने जो है एक बार लगाया था, मुझे याद है। वैसे तो मैं कहीं कहीं लगाया करता हूँ जहाँ भी रहता हूँ। अब उसको मैंने जब लगाया था, इतना बड़ा पेड़ था जब मैंने लगाया था अपने बर्थडे पर। आज वो पेड़ इतना बड़ा हो गया कि हमारा जो घर है वो घर से भी ऊपर हो गया है। उसकी हाइट जो है, मैंने कदम का पेड़ लगाया था, वो काफ़ी बड़ा हो गया, समझ। तो देख के बड़ी खुशी होती है। वो क्या है, ऑक्सीजन भी दे रहा है, छाया भी दे रहा है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, समझ रहे हो। तो इस वजह से सब लोग पेड़ लगाओ, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। और हमको कोई मतलब नहीं, हमको एनवायरनमेंट से मतलब नहीं, हमको ये इतना जानना है कि अगर हम पेड़ लगा रहे हैं वो हमको ऑक्सीजन दे रहा है, ख़त्म। हमको हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको ऑक्सीजन दे रहा है, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी जो मुख्य गैसें हैं ये कौन सी हैं, ठीक है। मुख्य गैसें कौन सी होगी, CO2 है, ये मैंने बताया अभी कि ग्रीन हाउस एक गैस की वजह से ही तो ये हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, सॉरी। तो CO2 तो है ही है, ये भी हो गया। इसमें अमोनिया भी पाई जाती है, NH3। इसमें क्या होता है, अमोनिया भी पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारा ये NO2 हो जाता है, NO2 भी जो है ये पाई जाएगी, ठीक है। तो ये सारी गैसेस जो है इसके अंदर, और इसके अंदर वाटर वेपर H2O भी होगा, ये पानी नहीं है, ये वाटर वेपर है, ठीक। तो ग्रीन हाउस जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये सारी गैसेस होती हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके अंदर मुख्य गैस कौन सी होगी, ये होगी तुम्हारी मीथेन, समझ में आया, ठीक। तो ये हमारी हो गई ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। अभी हम लोग ने देखा कि ग्रीन हाउस गैस क्या होता है और ये ग्लोबल वार्मिंग गैस क्या होती है, क्लियर है, समझ में आया, ठीक। चलो आगे अब हम लोग चलते हैं। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो अब देखें और सारी चीज़ें देख सकते हैं। जो हम लोग ने LPG देखा है, ठीक है, LPG देखा है, इसके अलावा सॉरी LPG नहीं, जो अभी मीथेन पढ़ रहे हैं, तो मीथेन जो है, मीथेन का एक और रिलेशन मिलता है भोपाल गैस ट्रेजेडी में, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी इसका कंसेप्ट मिलता है, क्योंकि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है आप सब लोग समझ लो। देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 2 तारीख की रात थी और 3 तारीख का सुबह, ठीक है। तो 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो रात थी, जिसमें क्या हुआ था कि वहाँ पर भोपाल में क्या होता है, वहाँ पर एक फैक्ट्री थी, ठीक है, एक फैक्ट्री थी, और वो फैक्ट्री में, ठीक है, वो एक फैक्ट्री थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, कब हुआ था, 2 और 3 दिसंबर 1984 इस तारीख को। और फैक्ट्री जो थी ये यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, ठीक है, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। और इस फैक्ट्री के अंदर क्या बनता था, पेस्टिसाइड्स बनते थे। पेस्टिसाइड माने कीटनाशक दवाइयाँ इसमें बनती थी। और हुआ क्या कि इसी फैक्ट्री के अंदर क्या होता कि एक टैंक था जिसके अंदर MIC माने मिथाइल आइसोसाइनेट, ये एक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये टैंक में से क्या हो गया, इसका लीकेज हो गया, ठीक है। तो लीकेज गैस कौन सी है, लीकेज गैस कौन सी है, लीकेज MIC, ठीक है। लीकेज गैस कौन सी है, MIC है। यही MIC मिथाइल आइसोसाइनेट जो है लीकेज होती है, जिसकी वजह से क्या त्रासदी होती, नाम ही है ट्रेजेडी या त्रासदी, हिंदी में कहेंगे त्रासदी।
त्रासदी का मतलब ही होता है कि बहुत लार्ज स्केल में नरसंहार हो जाना, ठीक है। तो वो नरसंहार इतना ज़बरदस्त हुआ कि क्या हुआ था, कई लोग इसमें जो है वो इसमें उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये मीथेन से ही रिलेशन था, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें एलपीजी जो गैस आती है, ठीक है, सेकंड नंबर ये छोड़ दो। अब आती है जो एलपीजी गैस जो आती है, ठीक है। एलपीजी गैस में भी ये पाई जाती है। कौन कौन सी गैस में पाई जाएगी? इसमें होती है एलपीजी गैस में प्रोपेन, है ना। इसमें कौन कौन सी गैस होती है? प्रोपेन होती है। इसमें क्या होती है? ब्यूटेन होती है। इसमें क्या होता है? मीथेन होती है। और इसमें क्या होता है? बस इतनी 3 गैसें जो है इसमें होती हैं। और इसमें जो है मुख्य गैस ब्यूटेन होती है, ठीक है। मेन गैस या मैक्सिमम भी कह सकते हो, ठीक है। या मैक्सिमम कौन होगी? एलपीजी में, ठीक है। कौन सी होगी? ब्यूटेन। एलपीजी में कौन सी गैस होंगी? प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन। और मीथेन जो ब्यूटेन है ये मैक्सिमम गैस है, या हम लोग कह सकते हैं मेन गैस जो है होती है। समझ में आया? इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। क्लियर है? इसके बाद में ये तुम्हारा पोर्शन जो है किसके ख़त्म हो जाता है? किसका? मीथेन का। मीथेन से जो क्वेश्चन बनते हैं यहीं से क्वेश्चन इतने बनते हैं। क्लियर है? यहीं से क्वेश्चन आपको आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाहर जो है क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं इथेन के बारे में, ठीक है। इथेन के बारे में, ठीक है। इथेन के बारे में इसको हम लोग C2H4 कहते हैं, या इसी को हम लोग इथिलीन भी कहते हैं, ठीक है। इथिलीन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इथिलीन को आप याद करो, जब मैंने आपको पॉलीमर्स पढ़ाया था, ठीक है। पॉलीमर्स माने बहुलक पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, इथीन क्या है, ठीक है। इथिलीन है, इथीन क्या है? इथीन भी इसको हम लोग कहते हैं ना, इथिलीन। तो ये क्या है? एक प्रकार, इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये पॉलीथीन बनाने में मदद करता है। पॉलीथीन बनाने में मदद करता है। पॉलीथीन इससे बनाई जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? ये नेचुरल तरीके से नेचुरली फ्रूट राइपनिंग माने क्या? माने फल को पकाने में मदद करती है। कौन? इथिलीन या इथिलीन, ठीक है। इथेन या इथिलीन नेचुरल तरीके से, ठीक है। अननेचुरल नहीं, नेचुरल तरीके से जो पेड़ में होते हैं, तो पेड़ में जो फल पक जाता है वो किसकी वजह से? इसी की वजह से। क्लियर है? उसके आगे बात करें, इसका और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? इसको हम लोग पेट्रोल गैस भी कहते हैं। इसको हम लोग पेट्रोल गैस, है ना, इसको हम लोग पेट्रोल गैस भी कहते हैं, या इसको हम लोग ऑटो कैटेलिटिक बोलते हैं। इसको हम लोग ऑटो कैटेलिटिक बोलते हैं। ऑटो कैटेलिटिक माने होता है कि ये क्या करता है? ये इसी वजह से आपने देखा होगा, देखो नेचर क्या है, नेचर बहुत ज़बरदस्त ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। क्या होता है कि आप देखो कोई भी फल होता है, जैसे मैंगो की एग्जांपल है ना। आपने देखा होगा मैंगो जो होता है, जैसे मान लो जब छोटा होता है, छोटे से फिर थोड़ा बड़ा होता है, उसके अंदर जाली आ जाती है ना, ग्रीन होता है। तो ग्रीन जब मैंगो होता है तो वो क्या होता है? अपने आप से बात में नेचुरल तरीके से बात कर रहे हैं, तो ग्रीन जो मैंगो होता है अपना टंगा रहता है, ठीक। जब तक, और जब वो पक जाएगा, जब वो बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा, तो क्या होगा? वो अपने आप से टपक जाएगा। अपने आप से क्या हो जाएगा? टपक जाएगा। क्यों टपक जाएगा? क्योंकि नेचर ने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। अभी हमने क्या बताया कि ये क्या करता है? इथिलीन क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग में, माने फलों को पकाने में ये मदद करता है, ठीक। लेकिन क्या होता है? फल एक बार पक गया तो फिर क्या होता है? उसके अंदर
यही फ्रूट इसके अंदर क्या होता है, यही इथिलीन जो है ये इसके अंदर से लिबरेट होता है। लिबरेट माने वो छोड़ता है, वो धीरे धीरे वो और छोड़ता है, अपने आप से फिर छोड़ेगा। अपने आप से जब छोड़ेगा तो क्या होगा, तो आसपास के जो भी फल लगे होंगे अगर वो पक गए हैं, नहीं पके हैं तो उसको पकाएगा, और अगर पक गए हैं तो वो क्या करेगा, उसको जो है और सड़ा, जो भाई पके फल को और पकाओगे तो क्या होगा, वो सड़ने लगेगा। इसी वजह से क्या होता है, नेचर का कमाल देखो कि जैसे ही कोई फल पका तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाता है। इसकी क्यों नीचे गिर जाता है, क्योंकि भाई जो कच्चा फल है इसको इसकी ज़रूरत नहीं है पकाने की, उसके अंदर खुद ही क्या होगा, इथिलीन होगा, जिसकी वजह से नेचुरल तरीके से पक जाएगा, और पक जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। समझ में आया? ठीक, तो इसी वजह से उसको ऑटो कैटालिटिक बोलते हैं। ऑटो माने स्वयं से वो पकाने के लिए कार्य करता है। समझ में आया? ये हो गया तुम्हारा इथिलीन। ठीक है, और इसके आगे जो है, इसके आगे हम लोग जो है अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सब लोग रिक्वेस्ट वो शेयर करा करो और लाइक किया करो, और सब लोग कमेंट किया करो, और सब लोग जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।